Very good morning students. I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Students, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे जो पेज नंबर 9 पर है। पाठ 2 वर्ण एवं मात्राएं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं वर्ण क्या होते हैं? ओके। हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। मात्राएं, वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उन स्वरों के चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। ओके, देखिए, पढ़िए और समझिए। हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यवस्थित वाक्यों के रूप में स्पष्ट करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के योग से बनाए जाते हैं। शब्द वर्णों को जोड़ने से बनते हैं, जैसे राम मंदिर जा रहा है। राम अल्पविराम मंदिर अल्पविराम जा अल्पविराम रहा अल्पविराम है। ओके, यह एक वाक्य है। ये सभी शब्द हैं। हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त वाक्यों के रूप से करते हैं। मीन्स जो हम भाषा बोलते हैं वो वाक्यों के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्दों के समूह से बनते हैं। यदि हम शब्द बोले लेकिन उनका कोई अर्थ ना निकले तो वे शब्द नहीं कहलाएंगे। ओके, जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है राम मंदिर जाता है। यह एक वाक्य है पूरा और इसका एक प्रॉपर अर्थ निकलता है। ओके, दूसरे उदाहरण में आपको वही वाक्य शब्दों में खंडित करके दिया गया है। यहाँ पर राम कौमा मंदिर कौमा जा कौमा रहा कौमा है। तो ये सभी क्या है? शब्द। इन शब्दों के सही क्रम से मिलकर वाक्य बनता है। ओके, र जमा आ जमा म जमा अ राम, म जमा अंग जमा द जमा ई जमा र जमा अ मंदिर, ज जमा आ जा, र जमा अ जमा ह जमा आ रहा, ह जमा ए है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाक्य है, ये शब्द हैं और ये इन शब्दों का खंडन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो ये वर्णों का रूप है जो खंडित करके हमें दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, जैसे म है, द है, र है। जिनके पैर में हलंत होता है वे अक्षर आधे होते हैं और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, ये सभी वर्ण हैं। उपयुक्त वाक्य शब्दों से मिलकर बना है और शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। ओके, परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से हैं स्वर। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये 11 स्वर हैं स्टूडेंट्स। और स्वर
स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब पेज चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 10 पर आएंगे। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। विलुप्त स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, उसे विलुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। स्टूडेंट्स, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, विलुप्त। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई। दीर्घ वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। विलुप्त स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ओके, जैसे ओम। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। पहला वर्ग क वर्ग है, जिसमें व्यंजन आते हैं क, ख, ग, घ, ग। दूसरा वर्ग च वर्ग है, जिसमें च, छ, ज, झ, न ये व्यंजन आते हैं। तीसरा ट वर्ग है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये 5 व्यंजन आते हैं। चौथा त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध, न ये व्यंजन आते हैं। 5वां प वर्ग है, जिसमें प, फ, ब, भ, म ये व्यंजन आते हैं, ओके। अंतस्थ व्यंजन इनके उच्चारण में जीभ मुख के अंदर वाले किसी भाग को, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में मुख से बाहर गर्म वायु ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, स, स, ह। स्टूडेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं, ओके। इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श से यहाँ तात्पर्य है टच करना, विभिन्न भागों को टच करती है। और ये 5 वर्ग होते हैं, कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ओके। अंतस्थ व्यंजन में इनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के अंदर वाले किसी भी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती। वे भाग कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है और इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? यस, य, र, ल, व, ओके। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का तात्पर्य होता है गरम, ओके। तो इनके उच्चारण के समय हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलकर देख सकते हैं अभी, श, श, ह, ओके। और ये संख्या में 4 होते हैं, जो ये हैं, ओके। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवह कहते हैं। अंग, अ,
तथा अह इसी के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे पंखा, कंगन, घंटा, हंस। स्टूडेंट्स, अयोगः न तो स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों में। इनकी संख्या 3 होती है। अंग, अंग तथा अह। ओके, और ये स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और इसका चिन्ह ये बिंदी होती है। ओके, और इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे पंखा, कंगन, हंस, मंगल, जंगल आदि। ओके, अब हम पेज नंबर 11 पर आएंगे। अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण मुख तथा नाक दोनों की सहायता से होता है, जैसे आंख, सांप, 5, ऊंट। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये बिंदियां हैं। इसका उच्चारण ह को हल्का सा झटका देकर किया जाता है, जैसे प्रातः, दुख, शनः, नमः। अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ये चंद्रबिंदी होती है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं जिस पर ये चंद्रबिंदी लगी होती है, तो उसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों की सहायता से होता है, जैसे आंख, सांप, चांद आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। शब्दों के पीछे ये जो बिंदियां लगी होती हैं, इन बिंदियों को हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है, हल्का सा झटका देकर किया जाता है, जैसे प्रात है, अत है आदि। ओके स्टूडेंट्स, संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। क जमा श बराबर 6। उदाहरण है जैसे अक्षय, क्षमा, कक्षा, परीक्षा। त जमा र बराबर त्र। त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिशूल। ज जमा न्य बराबर ज्ञ। यज्ञ, ज्ञानी, प्रतिज्ञा। श जमा र बराबर श्र। आश्रम, श्रमिक, परिश्रम। स्टूडेंट्स, के दो अलग अलग व्यंजनों से जुड़कर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजनों से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अभी हमने ये पढ़े हैं। अक्षय, अक्षय में ये छ जो है संयुक्त व्यंजन है। त्रिभुज में त्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। यज्ञ में ज्ञ संयुक्त व्यंजन। आश्रम में श संयुक्त व्यंजन है। ओके, ये व्यंजन संयुक्त हैं क्योंकि इनमें दो व्यंजनों का योग है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उच्छिप्त व्यंजन। हिंदी भाषा में ड़ और ढ का भी समावेश किया गया है। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। इनसे कभी शब्द आरंभ नहीं होता, जैसे घोड़ा, कपड़ा, पढ़ना, सीढ़ी, कढ़ाई। स्टूडेंट्स, हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में ड़ और ढ को भी जोड़ा गया है। इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई भी शब्द कभी आरंभ नहीं होता है। ये हमेशा शब्दों के बीच में लिखे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके। हलंत। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है, जैसे क, ख, ग। हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। स्टूडेंट्स,
व्यंजनों के नीचे जो तिरछी रेखा लगाई जाती है उसको हम हलंत कहते हैं। जब यह रेखा वर्णों में लगती है तब वे व्यंजन आधे हो जाते हैं, मीन्स के उसमें से अ जो स्वर जुड़ा होता है वो हट जाता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे मैंने लिखा ख, ख के पैर में जब हलंत लगाया तो ये ख क्या है, आधा है। ओके, मीन्स कि इसमें स्वर नहीं है। जब स्वर जुड़ता है अ तो ये पूरा ख बन जाता है। जब पूरा ख लिखा होगा तो उसका तात्पर्य है कि उसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। जब ख के पैर में हलंत होता है तो ये स्वर रहित हो जाता है। ओके, र के विभिन्न रूप, र के कुछ अन्य रूप हैं, जैसे नंबर 1 सूर्य कार्य, नंबर 2 क्रम भ्रम, नंबर 3 ट्रक ड्रम। र वर्ण से बनने वाले शब्द राखी ट्रेन, राष्ट्र वर्षा, धर्म चंद्र प्रथम आदि। र के कुछ अन्य रूप भी होते हैं। र को हम शब्दों के ऊपर इस तरह भी लगाते हैं और अक्षरों के पैर में भी लगाते हैं इस तरह, और अक्षर के नीचे इस तरह भी लगाते हैं ड्र। ओके, इसके ये 3 रूप हैं, इस तरह से लगाते हैं हम इसको। नंबर 12 पर मात्राएं पढ़ेंगे अब हम। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ताला, किला, लीची, जुराब, भालू। हमको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं। उन नाम में कुछ काले यानी कि बोल्ड चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वे चिन्ह मात्राएं हैं। ओके, उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे ताला, किला, लीची, जुराब और भालू शब्दों में कुछ काले मोटे छपे चिन्ह जुड़े हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डार्क चिन्ह लगे हुए हैं ये मात्राएं हैं। ओके, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, इनको 2 प्रकार से लिखा जाता है। अब हम जानेंगे हैं, ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में रंगीन स्वरों को मूल रूप में प्रयोग किया गया है। किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। स्टूडेंट्स, हम स्वरों को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा अभी हमने देखा है, यहाँ इनको इनके मूल रूप में लिखा गया है, इन सभी स्वरों को। लेकिन जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो इनके मूल रूप में ना लिखकर इन स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वरों का मूल रूप है। ये मात्राएं इन स्वरों के चिन्ह हैं जो व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा ये होती है। अब हम यहाँ पर व्यंजनों में इसका प्रयोग देखेंगे। व्यंजन के साथ मात्राओं का प्रयोग। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क को ऐसे ही लिखा गया है। क में अ की मात्रा का ये चिन्ह लगाया गया है। फिर छोटी ई का चिन्ह, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, के, छोटी ए, बड़ी ए,
छोटा ओ और औ इन मात्राओं को इसमें जोड़कर दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। पेज नंबर 13 पर व्यंजनों के साथ स्वरों के मेल से बने शब्द इस प्रकार हैं। फ जमा अ जमा ल जमा अ बराबर फल। म जमा आ जमा ल जमा आ बराबर माला। स जमा ई जमा त जमा आ जमा र जमा अ सितार। ह जमा आ जमा थ जमा ई बराबर हाथी। फ जमा ऊ जमा ल जमा अ फूल। म जमा री जमा ग जमा अ बराबर मृग। स जमा ए जमा ब जमा अ बराबर सेब। थ जमा आई जमा ल जमा आ थैला। म जमा ओ जमा र जमा अ बराबर मोर। क जमा औ जमा आ बराबर कौआ। स्टूडेंट्स, विशेष हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वर्णों जैसे फ, ज तथा अंग्रेजी के औ को भी स्थान दिया गया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने वर्ण और व्यंजनों के बारे में पढ़ा है, परंतु हमारे हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान दिया गया है जो हिंदी भाषा से न होकर जैसे उर्दू या अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। फ के पैर में ये जो बिंदी लगी है इसको हम नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता लगाने पर ये वर्ण उर्दू के हो जाते हैं। अगर हम ज को लिखते हैं तो इसे हम ज पढ़ेंगे। जब ज के पैर में हम नीचे नुक्ता लगाते हैं तो इसे ज पढ़ते हैं। ये वर्ण उर्दू भाषा का है। ओके। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा से ये अ लिया गया है। ये जब इसे हम अपने व्यंजनों में जोड़ते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं कॉपी। ये जो अ है ये अंग्रेजी भाषा का है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 और 14 पर आपको अभ्यासमाला दी गई है। आप इस पाठ को एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद इस अभ्यासमाला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। ओके, आप पेज नंबर 14 पर भी अभ्यासमाला देख सकते हैं जो इस प्रकार है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।